नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए, जय हिंद है सभी साथियों को। फटाफट इस सत्र के साथ सभी के सभी साथी जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आज की ये जो महत्वपूर्ण क्लास है, इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सके। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो फटाफट सभी के सभी साथी जो हैं इस सत्र के साथ जुड़ जाए। आप सबको गुड आफ्टरनून है, आप सबको राम राम है, राधे राधे है, जय हिंद है। तो फटाफट सभी के सभी आ जाओ ताकि ये जो महत्वपूर्ण सत्र है उस सत्र का हम लोग आगाज कर सके, प्रारंभ कर सके। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ सारे कैसे हो, फटाफट बताओ। बढ़िया हो, क्लास का आगाज किया जाए। ठीक है, चलो मैं बढ़िया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। चलो, तो आओ आज की बात करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, आज कार्बोहाइड्रेट्स से बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बात करेंगे, फिर विटामिन की बात, ये फिर प्रोटीन की बात करेंगे, फिर फैट की बात करेंगे, फिर मिनरल्स की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं बच्चों की कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, आप सबको बताया हुआ था कि इंस्टेंट एनर्जी जो आपके शरीर को जिस न्यूट्रिएंट से मिलती है, जिस पोषक पदार्थ से मिलती है, उस पोषक पदार्थ को आप लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हो। अब सर्वप्रथम यह बात बनता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज का बना हुआ यौगिक होता है। तो ध्यान में रखा कीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्पैम नहीं करना है रमन यादव जी, स्पैम नहीं करना है भाई मेरे। कोई भी व्यक्ति जो है स्पैम नहीं करेगा। जो सेलफोन पे हमारे साथी क्लास को देखते हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाबू स्पैम नहीं करोगे। ठीक है, चलो आओ तो बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं बाबू? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यौगिक होते हैं। ठीक है, carbohydrates are compound of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा, इसमें इनका अनुपात क्या होता है। ठीक है, इनमें इनका अनुपात क्या होता है। कार्बन बताओ तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ तो देखो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। फटाफट बताओ मुझे। चलो, द कोच साहब कह रहे हैं कि सर घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन सी होता है बाबू। घाव भरने में याद रखा करो, विटामिन सी होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है बच्चा, विटामिन सी जो होता है द कोच साहब, ये घाव भरने में सहायक होता है। बहुत बढ़िया, 1:2:1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनका अनुपात बहुत बढ़िया, सही जवाब दिए हो, 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। ठीक है, their ratio is 1:2:1।
अब बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि सर ने ये रेशियो कैसे बता दिया, 1:2:1 होता है, ये रेशियो सर ने कैसे बता दिया, हमारे तो समझ में नहीं आया कि भैया ये रेशियो कैसे हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है? अब ये मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि सर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, C6H12O6। चलो अनुपात निकालो तो इसका, C6H12O6 का अनुपात निकालो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। कितना अनुपात निकल गया? 1:2:1। इसलिए हमने क्या कहा कि इसमें अनुपात कितना हो जाता है बच्चे? 1:2:1 हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों की कि अनुपात कैसे हम लोगों ने निकाला? ये बात समझ में आई? तो इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बच्चे जो अनुपात होता है, ये अनुपात हो जाता है 1:2:1। ठीक है, अब बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बालक, इस कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत क्या होता है? किन किन चीजों से यह प्राप्त होते हैं? मुख्य स्रोत की बात करें बच्चे, मेन सोर्सेस की बात करें, किस किस चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो कई सारे इसके सोर्सेस हैं, कई सारे इसके सोर्सेस हैं। जैसे अनाज की बात करोगे, अनाज जैसे अनाज हो गया, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ये सारे अनाज हैं जिन सारे अनाजों से आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। गेहूं हो गया, मक्का हो गया बाबू, चावल हो गया, आपके पास आलू हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, आलू हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। केला हो गया, मांस हो गया, केला हो गया, मांस हो गया, इत्यादि कर लीजिए। तो ये सारे क्या हैं? मेन सोर्सेस हैं। ठीक है, सीरियल्स हो गए आपके पास, सीरियल्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास वीट हो गया बच्चे, मेज हो गया, मेज हो गया, राइस हो गई, ठीक है, पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, टोमेटो हो गया, बीटरूट हो गया, बीटरूट हो गया, बनाना हो गया, बनाना हो गया, मीट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे पास बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया। पोटैटो, बनाना, वीट, चुकंदर, मांस, हाँ बिल्कुल, ये सारे क्या है बच्चों? ये हमारे पास, हाँ, शुगर केन भी है, बिल्कुल बिल्कुल, शुगर केन भी है, गन्ना भी है, गन्ना भी डाल सकते हो, शुगर केन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये भी हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों की, जो आप बैलेंस डाइट की बात करते हो, संतुलित आहार की बात करते हो, ठीक है, बैलेंस डाइट की बात करते हो, तो ये जो बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? जिस आहार में सभी चीज विद्यमान हो। तो पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट का कितना % जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट इनटेक होता है। तो याद रखिएगा, संतुलित आहार का 60% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैलेंस डाइट, the percentage of carbohydrate in balanced diet is approx 60%। संतुलित आहार का लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो संतुलित आहार का बच्चों लगभग 60% जो होता है ये कौन बनाता है?
कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में बात करोगे बच्चे तो इससे मिलता है इंस्टेंट एनर्जी। इसके कार्य की बात अगर आप करते हो, कार्य आपने पूछा है कि सर इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि इससे मिलता है गुरु तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं इन सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट को आपकी बॉडी को पचाना सबसे आसान होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को तुरंत पचाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट से क्या निकाली जाती है? ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है आनंद कपूर साहब, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। सर टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है मेरे बच्चे मलीम साहब। ठीक है, टमाटर में कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों की ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो जब कभी भी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को करते हैं तो ये देखते हैं कि जनरली क्या हो जाता है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट जो हो जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट के जब कभी भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर रहे हैं? ठीक है, किस आधार पर कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं इसको बात करूंगा किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। जी अंजीव साहब, ये जो आपने मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स लिखा हुआ है, ये किस आधार पर किया हुआ है? जल अपघटन के आधार पर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? जल अपघटन के आधार पर बच्चों, जल अपघटन के आधार पर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर रहा हूं? जल अपघटन के आधार पर, के आधार पर, on the basis of hydrolysis। ठीक है, तो जल अपघटन के आधार पर जब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हो तो ये वर्गीकरण में के आधार पर 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, हाँ ग्लूकोज के रूप में, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का ही सरलतर रूप जो होता है गौतम कुमार साहब, वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। तो ग्लूकोज के रूप में क्रिकेटर जो होते हैं इनटेक करते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां पर देखिए जल अपघटन के आधार पर बात कर रहा हूं, तो जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। अब बात करोगे कि सर मोनोसैकेराइड्स किस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो ध्यान में रखा कीजिए मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या रिपीट कर दूं बताओ सुनील कुमार जी, क्या रिपीट कर दूं? मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बता रहा हूं। वर्गीकरण किस आधार पर सबसे पहले कर रहा हूं? जल अपघटन के आधार पर। बच्चे ध्यान से समझते चलो, तो जल अपघटन के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जो फर्दर टूटते नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनका क्या हो जाता है? जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, हाँ भाई धीरज कुमार साहब ले लिया आपका नाम, बताइए। ठीक है सर, क्या ये विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है? डायरेक्टली नहीं करता है, ध्यान में रखा कीजिए। डायरेक्टली ये सी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा हुआ है, बट इनडायरेक्टली वे में मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहा है, तो आप कह सकते हैं। अब आपने इसको, मैंने आपको बताया कि इसमें अनाज स्रोत में पाए जाते हैं। ठीक है,
जबकि विटामिन सी जो होता है ये खट्टे रसदार फलों से ज़्यादातर पाया जाता है, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट रिपीट सर। फोर्थ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इधर पिछली वाली स्लाइड में कह रहे हो फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दूं? यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है, परसेंटेज ये बताया हुआ था कि जो आप बैलेंस डाइट लेते हो, बैलेंस डाइट में परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का कितना होना चाहिए, तो 60%, सबसे ज़्यादा 60% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि गुरु मोनोसैकेराइड्स क्या हुआ, तो यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, दे आर द simplest, they are the simplest carbohydrate which do not hydrolyzed। तो इनका फर्दर क्या होता है बच्चे, जल अपघटन नहीं होता, ये फर्दर टूटते नहीं है। ठीक है, एनडीए के लेवल में ही इतना बताइएगा सर तो मैं नीट क्वालिफाइड हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है मुकुंद कुमार साहब कि आप एनडीए के लेवल में इतना बता रहा हूं कि आप नीट क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बताया जा रहा है तो क्लास छोड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती क्लास छोड़े लेनी है। मुझे पता है ना, मैं तो इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता है सर कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए के अंतर्गत। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं कि सर अपघटन क्या होता है। अपघटन का मतलब टूटना होता है बच्चे, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, जो फर्दर टूटते नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास ग्लूकोज है, एग्जाम्पल देखिए मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोस हो गया, राइबोस हो गया। ठीक है, राइबोस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे आप, पेंटोज हो गया, पेंटोज हो गया। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपको सरलतम कार्बोहाइड्रेट में, ये आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में। हाइड्रोलिसिस क्या है सर, हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब आशीष जी की उनको अगर तोड़ा जाए तो और टूटते हैं कि नहीं, जल अपघटन यानी कि जल के अंदर अगर उनको डाला जाए तो ये फर्दर और टूटते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि जल अपघटन नहीं होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता है, मतलब फर्दर नहीं टूटते हैं। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली ग्लूकोज के रूप में ले सकती है, डायरेक्टली फ्रक्टोज के रूप में ले सकती है, डायरेक्टली राइबोस के रूप में ले सकती है, पेंटोज के रूप में ले सकती है। इसको फर्दर ये टूटते नहीं है, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो टूटते नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो दूसरे प्रकार का होता है इसको क्या बोलते हैं। दूसरे प्रकार का जो होता है इसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे, तो डाइसैकेराइड्स ये होते हैं जो जल अपघटन जिनका होता है, जो टूटते हैं और जल अपघटन के बाद ये क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड्स जो होता है वो मोनोसैकेराइड्स लेकर आते हैं। अब देखो मैं
PYQ का क्वेश्चंस डलवा दूंगा तो फिर कहोगे कि आंसर की डलवाओ। PYQ जो यूट्यूब पे कराया हुआ है उसको देख लो। आप सबको सारी बातें करवाऊंगा, एक ही साथ तो सब चीजें नहीं हो सकती है ना बच्चे, थोड़ा सा वेट कर लो, सारी चीजें करूंगा। आप कहोगे डलवाने के लिए डलवा दूंगा, फिर अगले दिन कहोगे क्या सर कि इसका आंसर करवाओ। ये लो पिछली स्लाइड देख लो बच्चे, पिछली स्लाइड देख लो, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स में हमने बात कर लिया, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता है। दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। फिर अब हम लोग बात कर रहे हुए थे, इनका एग्जाम्पल हमने देख लिया, डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। तो डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जिनका जल अपघटन होता है। रिवीजन कैसे करें, आप अपना नोट्स बनाए हैं, आप अपने नोट्स से रिवीजन करें बच्चे। और रिवीजन करने का क्या तरीका होता है, सप्ताह में संडे के दिन आप समय निकालें या किसी दिन भी समय निकालें और आप रिवीजन करें, ठीक है। तो ये टूटते हैं और टूटने के बाद मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं। ये जल अपघटन के फलस्वरूप, ये जल अपघटन के फलस्वरूप, जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं, फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं, मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है गुरु? डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब क्या होता है एक। तो डाइसैकेराइड्स वो हुआ जो टूटकर दो मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। सिंपल सा ध्यान में रखा करो कि डाइसैकेराइड्स कौन सा हो रहा है, जो टूटकर मोनोसैकेराइड्स को बना रहा है। कितने मोनोसैकेराइड्स को बनाएगा? दो, तभी तो इसका नाम है डाई। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मतलब मोनो फर्दर टूटेगा नहीं, और डाई क्या हो जाएगा? फर्दर टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि they give monosaccharides after hydrolysis। तो जल अपघटन के फलस्वरूप ये क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड्स देते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स के ऊपर हम लोग बात करें कि मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु दे रहे हैं? दो अणु दे रहे हैं, क्योंकि इनका डाइसैकेराइड्स नाम है। जैसे अगर आप बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज है, सुक्रोज है। अब जब ये सुक्रोज टूटता है, सुक्रोज इसका एग्जाम्पल हो गया, जब सुक्रोज टूटता है तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु ये किसके बनाता है? ग्लूकोज के, और एक मॉलिक्यूल किसके बनाता है? फ्रक्टोज के। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो देखिए अभी आपको सिखाया था कि ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स होता है, फ्रक्टोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स होता है। तो एक अणु ग्लूकोज का मिला, एक अणु फ्रक्टोज का मिला, यानी कि सुक्रोज क्या हो गया? डाइसैकेराइड्स हो गया। तो सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज देता है। तो सुक्रोज क्या हो गया? सुक्रोज हमारे पास हो गया एक डाइसैकेराइड्स। C12H22O11 होता है, ठीक है, O12 नहीं होता है, O11 होता है। जल अपघटन में तो H2O के साथ भी तो टूटेगा बच्चे। अगर आप कहोगे इसका किसकी सर इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो देखिए ये हो जाता है C12H22O11 हो जाता है। और जब ये टूटता है तो एक अणु ग्लूकोज का देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है बच्चे। बाकी कहिएगा कि सर इसमें ऑक्सीजन बढ़ कहाँ से गया, तो भैया ये जल के साथ टूट रहा है ना। अगर आप बात करोगे C12H22O11 और किस में जा रहा है? जल में जा रहा है, H2O में जा रहा है। तो H2O में जाएगा तो अपने आप हो जाएगा C6H12O6 और C6H12O6 हो जाएगा। अब बैलेंस इक्वेशन बन गया आपके पास। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए माल्टोज, माल्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है जो सुक्रोज का होता है। माल्टोज है आपके पास, माल्टोज। तो माल्टोज भी क्या होता है? C12H22O11 होता है। फॉर्मूला बताने की बात कर रहे हो, चलो फॉर्मूला भी बता देता हूं। अब जब ये टूटता है तो ये क्या देता है? ग्लूकोज के दो अणु देता है, ग्लूकोज के दो अणु देता है, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज में नहीं टूटता है, दोनों अणु ग्लूकोज के ही होते हैं।
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाता है। क्लियर है? चलिए, हाँ चीनी भी जिसको बोल देते हैं, चीनी भी बोल देते हैं, चीनी का फॉर्मूला तो यही हो जाता है, बिल्कुल, जिसको चीनी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट का इस तरीके से कोई व्यक्ति डिस्कवरर के नाम में नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। अगर डिस्कवरर इसका कोई होता कि कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर किसने किया हुआ है तो वो मैं आपको बता देता। इस तरीके से इसका कोई डिस्कवरर किसी व्यक्ति को नहीं ठहराया गया हुआ है, ठीक है। प्रोटीन का तो देखिए ठहराया गया हुआ है कि मूलर ने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखा कीजिए ग्लूकोज का इस तरीके से कोई ठहराया नहीं गया हुआ है। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ होगी वहाँ पर बता दूंगा। माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है। अब ये सारे एग्जाम्पल जो आपको दिया हूँ सुक्रोज और माल्टोज का, ये एग्जाम्पल किसके हैं बच्चे? ये एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स के हैं। अब आपसे पूछ देगा पेपर में कि माल्टोज किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि माल्टोज जो होता है यह एक डाइसैकेराइड्स होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे टाइप का। इसके तीसरे टाइप का बात करते हैं बच्चों, तो जो इसका तीसरा टाइप है इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगो सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब एक बात बताइए, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स उनको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे हो जाते हैं। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे हो गए। तो पॉलीसैकेराइड्स का तात्पर्य हो गया कि जो ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके जल अपघटन के पश्चात ये क्या करते हैं? ये अपने जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स दिलाते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, इनसे मिलता है। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। डाई का मतलब क्या बताया था? 2 बताया था। मोनो का मतलब क्या बताया था? 1 बताया था। इतने समझदार तो आप लोग हैं ही थे, केमिस्ट्री तो आपको आती है। मोनो का मतलब जो टूटेगा नहीं, डाई का मतलब जो टूटेगा तो मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु देगा? 2 अणु देगा। पॉली का मतलब बहुत होता है, तो पॉली या ओलिगोसैकेराइड्स भी टूटेगा और क्या देगा? मोनोसैकेराइड्स के कई सारे अणु देगा। सिंपल सा है। हाँ, बहुत होता है इसका मतलब। मेरे YouTube के क्लास का टाइम आपको पता नहीं है। गौतम कुमार साहब, मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 4 PM से 5 PM पे आपके साथ कहां पर मिलता हूं? YT पे मिलता हूं, YouTube पे मिलता हूं। बाकी मैं आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में एप्लीकेशन पे मिलता हूं, रेगुलर क्लासेस में एप्लीकेशन पर मिलता हूं। तो YT की क्लास अगर आप लोग नहीं भी ले पाते हो, YT की जो मैं मैराथन लेकर आता हूं, उन मैराथन को मत छोड़ना। रही बात कि क्लासेस नहीं ले पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐप की क्लासेस मत छोड़ना, क्योंकि YT पे मैं सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, आप सबको पता है, वो एक ऐड के लिए होता है। लेकिन आप लोगों ने कोर्स को परचेज किया है तो सारी चीजें जो होगी वो एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। तो आप सब लोग एप्लीकेशन से चिपक के रहिए, यहाँ पर आप सब लोगों को सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। चलिए, रवि कुशवाहा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे शब्दों के लिए मेरे भाई। यहां पर हमने बात किया कि ये जल अपघटन के पश्चात, ये जल अपघटन के पश्चात, अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड्स के, मोनोसैकेराइड्स के, सैकेराइड्स के, पॉली का मतलब हो गया बहुत, तो मोनोसैकेराइड्स के कई सारे अणु प्रदान करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के
अधिक संख्या में अणु प्रदान करते हैं, अधिक संख्या में अणु प्रदान करते हैं, अणु प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। They give many molecules of monosaccharides after hydrolysis, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के पश्चात ये क्या करते हैं, बहुत सारे अणु प्रदान करते हैं, ठीक है। 4 से 5 हिस्ट्री की नहीं, ज्योग्राफी की क्लास होती है, ध्यान में ये रखा कीजिए। हाँ, वो तो आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होती है, तो आप बाद में उस क्लास को देख लिया कीजिए, बाद में उस क्लास को देख लिया कीजिए बाबू, ठीक है। एप्लीकेशन पर पढ़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, एप्लीकेशन पर सब चीज़ मिलेगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। माल्टोज क्या होता है सर? माल्टोज अभी आपको बताया तो अभिराज जी कि माल्टोज डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। अभी तो बताया माल्टोज का आपको कि माल्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज के 2 अणु देता है, यानी ग्लूकोज के 2 अणु जब आपस में मिलते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है उसको माल्टोज बोलते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है बच्चे? सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। तो सेल्यूलोज है आपके पास बच्चे। अगर आप बात करेंगे ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन है बच्चे, ये भी पॉलीसैकेराइड्स में आ जाता है, ग्लाइकोजेन है। अगर आप बात करेंगे बच्चे स्टार्च है, स्टार्च भी क्या है? एक पॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एटसेट्रा लगा लीजिए, ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। हाँ, 10,000 अणु भी मिल सकते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इस उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा। जब सेल्यूलोज का एक अणु टूटता है, जब सेल्यूलोज का एक अणु टूटता है तो ग्लूकोज के 3000 अणु बनते हैं, 3000 अणु बनते हैं किसके? ग्लूकोज के। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसको पॉलीसैकेराइड्स हमने क्यों कहा है सेल्यूलोज को, क्योंकि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड्स है और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड्स है। तो इस तरीके से बच्चे क्या हो जाता है, सेल्यूलोज में आपको ध्यान में रख लेना है कि ये तरह के जो होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ये जब टूटते हैं तो ये कई सारे आपको मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होगा, इतना दिमाग तो सुमन लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर हमने कहा हुआ है कि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस किससे चलते हैं? सारे के सारे फंक्शंस किससे चलते हैं? आपके ऊर्जा से ही चलते हैं। क्या कह रहे हो सर? स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? जो चीनी का होता है C12H22O11 होता है। इसमें यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबका फार्मूला एक जैसा होता है। C12H22O11 होता है स्टार्च के अंदर, ठीक है। स्टार्च का ये फार्मूला हो जाता है गुरु, स्टार्च का फार्मूला कह रहे हुए हो तो, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, अब कुछ चीज़ें जो आप लोग कहते हैं मुझे कैसे पता होगा, अब आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटी की क्लास कब होगी। ये बात आप लोगों के पास इंक्वायरी नंबर है मैनेजमेंट में, बैकएंड टीम से गजेंद्र जी से बात किया कीजिए। आप लोग जितना समझते हैं उतनी जानकारी मेरे पास नहीं होती है। मेरे पास मेरे क्लासेस का शेड्यूल आता है बच्चों, ठीक है। कई सारे बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ, आपके साथ डिफेंस में पढ़ाता हूँ, साथ में और भी कई सारे बैचेस है, MPPSC में पढ़ाता हूँ, BPPSC में पढ़ाता हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी होती है, फिर भी आप लोग कहते हैं तो मैं पूछ कर पता करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी है शानू भाई, पाथफाइंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाथफाइंडर से फालतू चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा।
हाँ, आप ये देखना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कोई एक बुक बताओ जिसको हम अपने पास रख सकते हैं, ये समझने के लिए कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। तो आप पाथ फाइंडर को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर में आपका मदद करने वाला है, ये मदद कौन सा करने वाला है, आपका सबसे ज़्यादा मदद करेगा, या ध्यान में रखा कीजिए, जो है वो क्लास का नोट्स है। जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं, ये नोट्स आपको सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि ये चीज़ जो आप लोग नोट्स में अपने बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्या पूछे हुए हो, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज बाबू, ये जो लैक्टोज है ये आपके पास मोनोसैकेराइड्स है, दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं। अब ये चीजें आपने समझ लिया, ये जल अपघटन के आधार पर हमने बात किया हुआ था। अब मैं आपसे ग्लूकोज के विषय में बात करूंगा भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, चलिए अब सीखिए आगे, भौतिक गुण के आधार पर बात करूंगा। भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। सर सबका फार्मूला एक ही होता है तो नाम अलग क्यों है? भैया ये तो बनाने वालों ने किया हुआ है, ये तो मुझे भी पता नहीं हुआ है। ठीक है, फार्मूला एक ही जैसा हो जाता है, लेकिन सबके अंदर मिठास एक जैसी नहीं होती है, कोई कम मीठी होती है, कोई ज़्यादा मीठी होती है। तो इसके अनुसार से इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इसका नाम कर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, जब विविधता समझ में नहीं आती उसे कब पढ़ाओगे? बिल्कुल सब पढ़ाऊंगा, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा एक एक करके। पहले तो देखो आप लोग कमेंट करते हो, ये चीज़ मैं आप लोग को बार बार समझाता हूँ कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो पहले दिल लगा के उसमें पढ़ो। आपके सिलेबस में जो चैप्टर है वो तो आएगा ही, अभी आए बाद में आए, आना ही है, सारी की सारी चीज़ों को पढ़ना ही है। लेकिन होता क्या है कि जो पढ़ाता हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। C6H12O6 में तो H24 होना चाहिए, बट यहाँ पे H22 कैसे हो जाता? अरे मेरे भाई लक्ष्मी जी जरा ध्यान दीजिए, हम लोग बात जल अपघटन की कर रहे हैं। एक बात बताइए, C12H22O11, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब इसका मैं जल अपघटन कर रहा हूं, जल अपघटन का मतलब इसको किस में लेके जा रहा हूं? वाटर के अंदर लेकर जा रहा हूं। वाटर के अंदर लेकर जा रहा हूं तो इसमें H2O भी तो लगेगा बहन। इसमें जब H2O लगेगा बहन तो ये ध्यान में रखो तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब जरा गिनो तो कितना हुआ, C6 तो C टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, C12 हो गए, H22 और H2 24 हो गए इधर। अब इधर गिनो तो 12 और 12 24 हो गए, 11 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। अब इस शब्द पे भी तो ध्यान दीजिए कि सर हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन का मतलब उसमें से जल भी तो जुड़ेगा, तो H2O को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। जब H2O को जोड़ना पड़ेगा तब तो काम हो जाएगा। सर अभी कितना और सिलेबस रह गया है? अभी अभिषेक जी पढ़ते चलिए गुरु, पूरा का पूरा मार्च लगेगा, पूरा का पूरा मार्च लगेगा। अभी तो जनवरी में है, इतनी जल्दी सिलेबस खत्म नहीं होगा साथी। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हो जाते हैं? तो ये बहुत आसान है, ये दो प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार क्या हो जाता है? पहला प्रकार हो जाता है शर्कराएं, शर्कराएं, शुगर्स जिनको कहा जाता है, शुगर्स। शर्कराएं हो जाती है भौतिक आधार पर। और शर्कराएं किसको होती है? शर्कराएं उनको कहा जाता है जो कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है। ठीक है, शर्कराएं कौन सी हो गई? स्वाद में मीठी होती है, मीठी होती है, स्वाद में मीठी होती है। ठीक है,
स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो जो सारे कार्बोहाइड्रेट, याद रखा कीजिए, स्वाद में मीठे होते हैं, जो सारे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, उन सभी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? शर्कराएं कहते हैं। ठीक है, अब शर्कराओं के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो स्वाद में मीठी शर्कराएं अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया बच्चे आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास सुक्रोज हो गया, जैसे आपके पास लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैसे आपके पास लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो ये सारे क्या है आपके पास? शर्कराएं आती है, शुगर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरे तरह की भौतिक आधार पर बात करते हैं, तो भौतिक आधार पर पहली तो हो गई शर्कराएं, और दूसरी जो हो जाती है, इस दूसरे वाली को क्या बोलते हैं? अशर्कराएं बोलते हैं बच्चों, नॉन शुगर्स बोलते हैं, अशर्कराएं बोलते हैं। ठीक है, अशर्कराएं बोलते हैं, शर्कराएं। ध्यान से पढ़ो इस चैप्टर को, बाद में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो छोड़ के चले आते हो आप सभी के सभी लोग। नॉन शुगर्स, और इतना आसान है ये कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आप सबको समझ में आएगा। तो शर्कराएं कैसी हो गई? स्वाद में मीठी हो गई। अशर्कराएं कौन सी हो गई? अशर्कराएं होती है जो स्वाद में मीठी नहीं होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती है, मीठी नहीं होती है, नहीं होती है। अब कहोगे कि सर ये कौन कौन सी है? विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो याद रखा करो, इसमें सारी की सारी जो भी आपने पॉलीसैकेराइड्स में पढ़ा हुआ था, सभी पॉलीसैकेराइड्स जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है, सभी पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाता है? सभी पॉलीसैकेराइड्स, सभी पॉलीसैकेराइड्स, ऑल द पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो चाहे आप ग्लाइकोजन सैकेराइड्स, चाहे आप ग्लाइकोजन की बात कर लीजिए, चाहे आप सेल्यूलोज की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टार्च की बात कर लीजिए, ये सब अशर्कराएं होंगी। और शर्कराओं में क्या है ध्यान में रख लेना है? शर्करा में ध्यान में रख लेना है मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स तथा डाइसैकेराइड्स, तथा डाइसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स किधर हो गई? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आ गई शर्करा में, और पॉलीसैकेराइड्स जितनी सारी थी वो किधर चली गई? अशर्करा में। किसी एक को पढ़ लेंगे, दूसरा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मीठी नहीं होती है तो कैसी होती है? पानी का स्वाद कैसा होता है, जरा मुझे बताओगे? पानी का स्वाद कैसा होता है? आपने पूछा है कि सर मीठी नहीं होती है, मिस्टर एस कह रहे हैं कि सर मीठी नहीं होती है तो कैसी होती है? अरे गुरु, पानी का कोई स्वाद होता है? पानी का जैसा स्वाद होता है, स्वादहीन होती है। मीठी नहीं हुई इसका मतलब कैसी हो गई? कि स्वादहीन हो गई। जरूरी थोड़े है कि कोई ना कोई स्वाद होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ा है? बिना स्वाद के भी तो हो सकती है। तो स्वादहीन हो गई बच्चे। आ रही है बात समझ में? क्लियर? चलो, अरे सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूं यार। अब एक बात बताओ, मैं पढ़ाऊं नहीं बैठ के आप सब लोगों को कमेंट का इंतजार करूं? एक काम करता हूं, मैं चेयर लगा के बैठ जाता हूं, क्लास को कर देते हैं बंद, और आप लोग पूछिए और मैं जवाब देता हूं। इसी तरीके से क्लास चलाते हैं, है कि नहीं? ये बात आप लोग क्यों कहते हो कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं? जो आपका प्रश्न होता है उसका जवाब दे देता हूं, जो दिखाई देता है उसका जवाब दे देता हूं। अब ऐसे कहोगे तो फिर क्या करूंगा? चेयर लगा के बैठ जाऊंगा और कहूंगा आप पूछिए और मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, बाकी सिलेबस तो होता रहेगा। ठीक है। अरे बेंजोइक एसिड होता है तुम्हारे घर, तुम्हारे खेत में शकरकंद है तो उसमें ध्यान में रखा करो, एसिड के हिसाब से बात करोगे तो। चलो आ जाओ, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं किसके आधार पर? अब बात कर लेते हैं अपचायक गुणों के आधार पर। अब ध्यान में रखा कीजिए,
तीसरा जो इसका बेसिस लिया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अपचायक गुणों के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? अपचायक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, आधार पर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। अपचायक गुणों के आधार पर जब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बांटते हैं, शुगर केन का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर केन का फॉर्मूला वही होता है जो अभी अभी आपको बताया था, सुक्रोज का हो जाता है C12H22O11। अब दिग्भ्रमित होते रहिए, ये चीनी का फार्मूला है, लीजिए शुगर केन का, गन्ने का, चीनी का यही फार्मूला है, ठीक है। कौन सा डाउट हो गया कि जिसका डाउट सेशन ले लूं? पढ़ा कुछ भी नहीं और पहले ही डाउट सेशन ले लिया जाए। भाई पढ़ तो लो, पहले चैप्टर को पढ़ तो लो, चैप्टर पढ़ लो बेटे, उसके बाद तो उसका डाउट सेशन लूंगा। अब चैप्टर जो, कौन सा चैप्टर पढ़ गए हुए हो जिसका डाउट सेशन आपको लेना है, बताइए, उसी का डाउट सेशन लगवा देता हूं। मुझे तो आप लोगों को पढ़ाना ही है ना, तो जो आप कहेंगे उसको मैं पढ़ा दूंगा। चलिए, तो इसमें देखते हैं अपचाई कार्बोहाइड्रेट। पहला इसमें कौन सा हो जाता है? अपचाई कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, अपचाई कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो अपचाई कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान में रख लेना, अपचाई कार्बोहाइड्रेट में जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं और डाइसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में। सर लैक्टोज किस में आता है? मोनोसैकेराइड्स में आएगा बच्चे, मोनोसैकेराइड्स में आएगा, ध्यान में रखिए, मोनोसैकेराइड्स में आएगा लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाते हैं? अपचाई कार्बोहाइड्रेट किसको कहोगे? सभी मोनोसैकेराइड्स तथा डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स तथा डाइसैकेराइड्स, यानी जिनका रिडक्शन होता है, तथा डाइसैकेराइड्स इसके अंदर आ जाते हैं, सैकेराइड्स, ठीक है बच्चे। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। स्टार्च का क्या स्वाद होता है? स्टार्च स्वादहीन होता है गुरु, ठीक है। चलिए अब बात कर देते हैं कि इसका दूसरा जो टाइप हो जाता है, दूसरा टाइप क्या हो जाता है? तो दूसरा टाइप हो जाता है बच्चों इसका अनअपचाई, अनअपचाई कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, अनअपचाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अब नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाते हैं? जब इसकी बात कर लेते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें जितने भी आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं सभी ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ऑल ओलिगो सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स,
ये किस में आ गए? नॉन रिड्यूसिंग में, जो रिड्यूस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। तो इस आधार पर तो कुल मिला जुला के एक बात जो आप लोगों के समझ में आई, अगर आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि मेन जो क्लासिफिकेशन कौन सा है, वो मेन क्लासिफिकेशन जल अपघटन के आधार पर है। अगर आपको मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स समझ में आ जाएगा तो आपको शुगर और नॉन शुगर भी समझ में आ जाएगा, और आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखें, आप ध्यान में रखें इसको। किसी वयस्क व्यक्ति के लिए, वयस्क व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन आवश्यकता, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एन एडल्ट पर्सन, ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स 225 टू 325 ग्राम की आसपास की आवश्यकता होती है। सर सीडीएस में बायोलॉजी कौन से लेवल की होती है? देखिए, सीडीएस के पेपर के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर आप एनडीए के लेवल की बायोलॉजी को तैयार करते हैं तो आसानी से सीडीएस वाला भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रख लेनी है राहुल कुमार साहब। एनडीए के लेवल की बायोलॉजी को आप लेकर चलिए और सीडीएस का हो जाएगा। और आप लोग देखिए, आप लोग में क्या हो जाता है, सारी की सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, थोड़े से आप लोग व्याकुल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब जो है आज का समय भी जो है, ये समय भी समाप्त हो गया हुआ है। तो इसके बाद की कार्बोहाइड्रेट की हमने बात कर लिया हुआ है। अब हमारे पास किसकी बात करनी है? प्रोटीन की बात करनी है और फैट की बात करनी है। तो इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग इसको करेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग इसको करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे और आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।